यहाँ से स्टार्ट करेंगे। PT3 से स्टेप के यहाँ पर मैगजी ने विजन है इसकी पॉलिटी की, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पर आज MCQs करेंगे, ठीक है। जैसे कि MCQ हम लोग देखिए टॉपिक 1, टॉपिक 2 और टॉपिक 3, इनके यहाँ पर हम लोग MCQs देख चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं। टॉपिक 1 आपका ये, ठीक है। 2 आपका नीचे होगा ये सुर्खियों में रहे कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक जो निकाय थे वो। तीसरा आपका संविधान से संबंधित मुद्दे, ये सब हो चुके थे। आज हम लोग करेंगे चौथा नंबर न्यायपालिका, राइट। साथ में न्यायपालिका के साथ उसके बाद करेंगे निर्वाचन, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर करेंगे केंद्र राज्य संबंध। तो हम लोग यहाँ पर 4, 5 और 6 3 टॉपिक को अपना कवर करेंगे यहाँ पर आज, ठीक है। तो ये पार्ट 3 रहेगा। पार्ट 1 में हम लोग ने 1 देखा था टॉपिक, पार्ट 2 में देखे थे 2 और 3, और पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे 4, 5, 6 के MCQs यहाँ पर, ठीक है। आगे आपको बताते रहेंगे कैसे। स्टार्ट करते हैं, आते हैं। और हमने इसको डीप में भी काफ़ी कराया है, जो देख सकते हो करीब 6 नंबर टॉपिक तक हमने डीप में करा दिया। इसको समझाया भी था कैसे कैसे आपको नोट्स बनाना है, कैसे कैसे टॉपिक करना है, वो पढ़ना है, वो भी बताया था। और यहाँ पर MCQs भी करा रहा हूँ, राइट। एक बात और, आपको यहाँ पर देखो डेली टारगेट में करा रहा हूँ, उससे जुड़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट वहाँ पर है। आपको MCQs जो है करंट अफेयर्स के वहाँ पे मैं करा रहा हूँ, ठीक है। साथ में जो इवनिंग टाइम पे जो स्टैटिक टॉपिक होते हैं उसकी अलग से MCQs बनाकर करा रहा हूँ, प्रीवियस नहीं करा रहा हूँ, एकदम अलग से जो MCQs बन सकते हैं एग्जाम में वो करा रहा हूँ यहाँ पर। तो जुड़ सकते हो, एग्जाम फ्री है, कोई यहाँ पर चार्जेस नहीं देना है। जैसे आप इसके MCQs फॉलो करो वैसे उसके भी MCQs आपको फॉलो करो, काफ़ी अच्छा है, ठीक है। टेलीग्राम या फिर आप यूट्यूब पर देखोगे तो मिलेगा आपको। यहाँ आगे आते हैं, स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 4 से MCQs को देखते हैं। न्यायपालिका, यहाँ से आते हैं पहले क्वेश्चन टॉपिक 4 से न्यायपालिका का। पहला बोल रहा है भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। पहली बात यहाँ पर है ये संविधान का अनुच्छेद 124(1) मुख्य न्यायाधीश सहित उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 को सीमित करता है, ठीक है। पहला क्या होगा, पहली बात गलत है, क्योंकि अपर संविधान का आर्टिकल 124(1) है जो ये मूल रूप से उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करता है। क्या करता है, निर्धारित करता है, लेकिन संख्या को सीमित नहीं करता है। संसद को कानून बनाकर संख्या बदलने का अधिकार होता है। और वर्तमान में उच्चतम न्यायालय जो है उसमें न्यायाधीशों की संख्या जो होती है संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के बाद CJI की यहाँ पर कुल संख्या को मिलाकर 34 है। पहली बात गलत हो जाएगी। सेकेंड बात है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर CJI की नियुक्ति करते हैं। सेकेंड बात गलत, क्योंकि यहाँ पर जो तकनीकी रूप से मान सकते हो कि जो राष्ट्रपति हैं CJI की नियुक्ति निवर्तमान CJI की सिफारिश पर करते हैं। और वरिष्ठता के आधार पर अगर देखेंगे तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की सलाह पर केवल औपचारिक प्रक्रिया का हिस्सा होता है। और मुख्य भूमिका न्यायपालिका कॉलेजियम जो वरिष्ठता की होती है वो मानी जाती है। तो ये बात गलत होगी। तीसरी बात है भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति हरिलाल जे कानिया थे। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। 26 जनवरी 1950 को शपथ ली थी, ठीक है, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में। चौथी बात है भारत के प्रथम, अच्छा ये तो जो चुका है। चौथी बात CJI का कार्यकाल सूचना का अधिकार अधिनियम RDI 2005 के दायरे से बाहर होता है। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर 2019 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में स्पष्ट किया था कि CJI का कार्यालय जो होता है इसका ये RTI अधिनियम 2005 के दायरे में आता है, ठीक है, क्योंकि ये एक सार्वजनिक प्राधिकरण है, पब्लिक अथॉरिटी है, ठीक है। तो ये बात गलत होगी। सिर्फ एक बात यहाँ से इसकी करेक्ट है, कौन सी, अच्छा एक आंसर हो जाएगा आपका। पहला तो गलत है, दूसरा गलत है, चौथा भी गलत है, ठीक है। तो बी यहाँ से, बी नहीं, एक यहाँ से आंसर होगा। कौन सा आंसर आपको हो जाएगा, तीसरा वाला सही था ना, दूसरा तो गलत था। आंसर आपका एक यहाँ से करेक्ट होगा, पहला वाला, मतलब पहला यहाँ से बात जो कथन एक है, इन चारों में एक कथन यहाँ से सही है, ध्यान रखना है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन 2 है थर्ड जजेस केस 1998 के अनुसार न्यायाधीशों की कुल या न्यायाधीशों के जो न्यायाधीश होते हैं इसकी नियुक्ति के लिए कॉलेजियम का स्वरूप क्या होगा। सेकंड का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से, ये जो होगा इसका बी CJI और सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर यहाँ से सही है, क्योंकि यहाँ पर कॉलेजियम प्रणाली का विकास 3 प्रसिद्ध जजेस केस के माध्यम से हुआ था। फर्स्ट जजेस केस 1981, ठीक है, कार्यपालिका से प्रधानता दी गई थी। दूसरा सेकंड जजेस केस में 1993 कॉलेजियम की शुरुआत CJI में, प्लस यहाँ पर 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश थे। और थर्ड जजेस यहाँ पर केस में 1998 में 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं, और जो यहाँ पर 2 न्यायाधीशों के प्रतिकूल राय देते थे, और CJI सरकार को सिफारिश नहीं भेजते थे। आंसर क्या होगा, दूसरे का बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन 3 मास्टर ऑफ रोस्टर शब्द का अर्थ निम्नलिखित में से किससे संबंधित होगा। आंसर हो जाएगा तीसरे का
करेक्ट आंसर देखो, मास्टर ऑफ जो रोस्टर है, ठीक है, जो मास्टर ऑफ द रोस्टर का अर्थ होता है कि सीजीआई के पास ये विशेष शक्ति है कि वह तय कर सकता है कि कौन सा मामला किस बेंच या पीठ द्वारा सुना जाएगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कई बार ऐसे जो शांति भूषण बनाम जो सुप्रीम कोर्ट मामला था उसमें स्पष्ट किया था कि भले ही प्रशासनिक रूप से सभी न्यायाधिकरण या न्यायाधीश जो होते हैं बराबर होते हैं, लेकिन मुकदमे के बंटवारे अलग अलग बेंच के गठन को लेकर के सीजीआई सर्वोच्च अधिकारी करेगा, ठीक है। तो जो आंसर हो जाएगा यहाँ से तीसरी का करेक्ट आंसर सी यहाँ से सही है। क्वेश्चन नंबर 4 चौथा, निम्नलिखित पर विचार करना है। फर्स्ट जजेस केस के न्यायिक नियुक्तियों की कार्यपालिका को प्रधानता दी थी। पहली बात है, चौथे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट जजेस केस में एसपी गुप्ता केस 1981 में अदालत ने कहा था कि परामर्श ये जो कंसल्टेशन होती है इसका अर्थ होता है कि सहमति, इसका अर्थ सहमति मतलब इसमें नहीं मानना। इससे न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार को अंतिम शक्ति दे दी थी, जिसे यहाँ पर बाद में 1993 में बदला गया था। पहली बात सही है, ठीक है, प्रधानता दी थी। सेकेंड बात है, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को केवल राष्ट्रपति की अनुमति से ही सर्वोच्च न्यायालय के कार्य के लिए वापस बुलाया जा सकता है। सेकेंड बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर अनुच्छेद 128 के तहत 128 के तहत सीजीआई किसी भी समय राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने को अनुरोध कर सकता है। आंसर क्या होगा? सी करेक्ट है। क्वेश्चन 5 है, कॉलेजियम व्यवस्था के संबंध में विचार करना है। सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम में भारत के मुख्य न्यायाधीश और सीजीआई सर्वोच्च न्यायालय के जो 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश हैं वो शामिल होते हैं। पहली बात, पांचवें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। सेकंड, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सिफारिश करने वाले कॉलेजियम का नेतृत्व संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं, जिसमें 2 वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की अंतिम शक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल के पास होती है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जो अंतिम शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास होती है, ना कि राज्यपाल के पास। राज्यपाल केवल परामर्श लिया जा सकता है। 1 2 2 बात करेक्ट है। पांचवें का आंसर बी यहाँ से सही होगा। छठा नंबर है, न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के बारे में विचार करना है। न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव पर लोकसभा में कम से कम 100 सदस्यों के, राज्यसभा में 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। पहली बात, छठे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। और ये नोटिस सदन के अध्यक्ष स्पीकर जो होता है, ये सभापति, उसको दिया जाता है। सेकेंड बात है, सिद्ध कदाचार और अक्षमता के आधार पर इसको भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड गलत, क्योंकि यहाँ पर संविधान के आर्टिकल 124 का 4 है, ठीक है। उसमें सिद्ध कदाचार जो होता है और अक्षमता को हटाने का आधार बताया गया है, लेकिन संविधान में इन शब्दों की कोई सटीक परिभाषा नहीं दी गई है और ये संसद के विवेक द्वारा यहाँ पर जांच समिति की रिपोर्ट पर निर्भर करेगा, ठीक है। सेकेंड बात यहाँ से क्या हो जाएगी? ये गलत हो जाएगी। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरी बात यहाँ से हम लोग देखेंगे, इसका ये बोल रहा है न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो हटाने का प्रस्ताव जब संसद को केवल प्रत्येक सदन के बहुमत से पारित होना चाहिए। इसका अर्थ होता है कि सदन की कुल सदस्यता का बहुमत उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की कम से कम 2/3 बहुमत होना चाहिए, ठीक है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा तीसरा और पहला करेक्ट है ना। सी यहाँ से आंसर होगा छठे का। क्वेश्चन नंबर 7 है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के बारे में क्या सही होगा? यहाँ से देखो, जो सही हो जाएगा उच्च न्यायालय के हटाने की जो प्रक्रिया इसके बारे में, ये उन्हें बोला है कि उन्हें रीति रिवाजों के आधार पर हटाया जा सकता है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय को न्यायाधीश को हटा सकते हैं, ठीक है। बी क्या होगा? यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 8 है, यहाँ से इसको देखते हैं। क्वेश्चन 8 नंबर को यहाँ पर बोला है निम्नलिखित में से युग्मों पर विचार करना है। अनुच्छेद 124(4) ये बोला है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने का आधार होता है। पहली बात, 8वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है, सही बोले। अनुच्छेद 218 सुप्रीम कोर्ट के हटाने की कोई प्रक्रिया हाईकोर्ट पर लागू होना, हटाने की प्रक्रिया को हाईकोर्ट पर लागू करना। सेकेंड बात, ये भी करेक्ट है, ठीक है। तीसरा, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 महाभियोग की प्रक्रिया का विनियमन करना, ये भी बात करेक्ट है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? सभी तीनों करेक्ट है। सी यहाँ से आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, अपर न्यायाधीश को लेकर के क्वेश्चन है, देखते हैं। आर्टिकल 224, उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट जो होता है उसके अपर न्यायाधीशों के संबंध में विचार करना है। अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है जब उच्च न्यायालय के कार्यभार में अस्थायी वृद्धि होती है। पहली बात, 9वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड है, किसी भी व्यक्ति को अपर न्यायाधीश
के रूप में यहाँ पर 3 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता है। सेकेंड बात, 9वें का सेकंड यहाँ से गलत, क्योंकि यहाँ पर अपर न्यायाधीश की नियुक्ति अधिकतम 2 वर्ष की अवधि के लिए की जा सकती है और 3 वर्ष के लिए नहीं, तो ये बात गलत हो जाएगी। तीसरा, अपर न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अपने पद पर बने रह सकता है। तीसरी बात यहाँ से गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपर न्यायाधीशों सहित की अधिकतम आयु सीमा 62 वर्ष है। 65 वर्ष की आयु यहाँ पर केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए होगी, तो ये बात गलत होगी। आंसर 1 यहाँ पर सिर्फ करेक्ट है, बाकी दोनों गलत हो जाएंगे इसके। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें बोले जिला न्यायाधीश यहाँ पर जो है डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, अनुच्छेद 233 के बारे में विचार करना है। देखते हैं इसको। पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पर जिला न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में विचार करना है। पहली बात है, राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। पहली बात, 10वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, जिला न्यायाधीश के रूप में सीधी भर्ती के लिए पात्र होने हेतु किसी व्यक्ति को कम से कम 10 वर्ष का अधिवक्ता के रूप में अनुभव होना अनिवार्य होगा। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर सीधी भर्ती को लेकर के व्यक्ति को कम से कम 7 वर्ष अधिवक्ता या प्लीडर के रूप में अनुभव होना चाहिए, 10 वर्ष नहीं। तीसरी बात है, संविधान के अनुच्छेद 233 के तहत सेवारत न्यायिक अधिकारी भी जिला न्यायाधीश के रूप में सीधी भर्ती के लिए पात्र हो सकते हैं। तीसरी बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर 233(2) के स्पष्ट करता है कि सीधी भर्ती के लिए वह व्यक्ति पात्र है जो अपने ही संघ या राज्य की न्यायिक सेवा में नहीं होगा। यानी सेवारत जो न्यायाधीश होते हैं, न्यायिक अधिकारी जो होते हैं, वो सीधी भर्ती कोटे में नहीं बल्कि यहाँ पर पदोन्नति के माध्यम से जिला न्यायाधीश बनते हैं। इंपॉर्टेंट बात है। आंसर क्या होगा? ओनली 1 करेक्ट है, यहाँ से एक बात इसके सही है। क्वेश्चन नंबर 11, संवैधानिक प्रावधानों के संबंध में विचार करना है। भारत में अधिकरण के संवैधानिक प्रावधानों के संबंध में विचार करना है। अनुच्छेद 323(a) के तहत अधिकरण की स्थापना केवल संसद द्वारा की जा सकती है। पहली बात, 11वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, क्योंकि यहाँ पर 323(a) के तहत प्रशासनिक अधिकारियों जैसे कैट से संबंधित इसकी स्थापना करने के लिए शक्ति अनंत रूप से केवल संसद के पास होगी। सेकेंड बात है, अनुच्छेद 323(b) के तहत अधिकरण संसद और राज्य विधायिका दोनों द्वारा अपने विधायी अधिकार क्षेत्र के भीतर बनाए जा सकते हैं। सेकेंड बात ये भी करेक्ट है, जैसे कि यहाँ पर 323(b) अन्य मामले जैसे कि कर, विदेशी मुद्रा, श्रम, भूमि सुधार आदि को लेकर के अधिकरण संबंधित होंगे। यहाँ संसद और राज्य विधायिका दोनों अपनी विधायी शक्तियों के अनुसार अधिकरण बना सकते हैं। दोनों बात करेक्ट है। तीसरा, अधिकरणों के मूल संविधान में कोई उल्लेख नहीं था, उन्हें 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तीसरी बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर मूल संविधान में अधिकरण नहीं थे, इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के तौर पर भाग कितना 10 और 4 14 में ए में जोड़ा गया था। आंसर क्या होगा? तीनों करेक्ट है। डी यहाँ से क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, अधिकरण बनाम न्यायालय। अधिकरण न्यायालय के बीच अंतर के संबंध में विचार करना कौन सा गलत होगा? न्यायालय दीवानी और फौजदारी दोनों मामलों पर निर्णय देते हैं, जबकि यहाँ पर अधिकरण विशिष्ट प्रशासनिक और कर संबंधी विवादों के लिए होते हैं। पहली बात क्या होगी? 12वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये 12वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, 12वें का पहला स्टेटमेंट हाँ करेक्ट हो जाएगा, सही है। दूसरा सही है। दूसरा होगा बी नंबर, न्यायालय नागरिक प्रक्रिया संहिता द्वारा कड़ाई से बात, जबकि यहाँ पर अधिकरण जो होता है प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों जस्टिस पर कार्य करती है, ये भी बात करेक्ट है। अधिकरण में केवल न्यायिक सदस्य होते हैं, जबकि यहाँ पर न्यायालयों में केवल जो न्यायिक तकनीकी विशेषज्ञ दोनों शामिल हो सकते हैं। ये बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि अधिकरण में केवल न्यायिक सदस्य होते हैं। ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अधिकरणों की विशेषता होती है कि यहाँ पर उनमें न्यायिक सदस्यों जो जुडिशियल यहाँ पर मेंबर्स होते हैं, उसके साथ तकनीकी सदस्य भी होते हैं। न्यायालयों में समानता केवल न्यायिक अधिकारी ही होते हैं, तो बात गलत हो जाएगी। तीसरी वाली गलत पूछा था, तो यहाँ पर तीसरा वाला गलत हो जाएगा, सी। क्वेश्चन 13, क्षेत्राधिकार और अपील को लेकर के केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के संबंध में विचार करना है। कैट का क्षेत्राधिकार केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों तक सीमित है और इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के कर्मचारी शामिल नहीं होते हैं। पहली बात, 13 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का क्षेत्राधिकार केवल केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार के सूचना जारी कर राजस्व क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकाय और स्थानीय अधिकारियों के कर्मचारियों को भी इसके दायरे में ला सकती है। उदाहरण के लिए प्रसार भारती, केंद्रीय विद्यालय संगठन और इसके अंतर्गत आएंगे ये, ठीक है। पहला गलत हो जाएगा। सेकेंड है, चंद्र कुमार मामले 1997 के बाद में जो वाद होता है, उसमें कैट जो था उसके निर्णय के विरुद्ध सीधे सर्वोच्च न्यायालय में अपील नहीं किया सकती थी, बल्कि पहले संबंधित उच्च न्यायालय के खंडपीठ जाना होता था। सेकेंड बात करेक्ट है।
ठीक है, आंसर क्या होगा? केवल दूसरा करेक्ट है, पहली बात यहाँ से गलत हो जाएगी। 13 का आंसर सही पूछा है बी। 14 14 नंबर है, संवैधानिक और वैधानिक प्रावधानों पर विचार करना है। भारत में विधिक सहायता के संबंध में देखते हैं इसको। पहला, संविधान के अनुच्छेद 39A को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था, जो राज्य को मुफ्त कानूनी सहायता सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। पहली बात। 14 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर अनुच्छेद 39A समान न्याय और मुफ्त विधिक सहायता 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 19 क्षेत्र में जोड़ा गया था, ना कि 44वें। गलत हो जाएगा। सेकेंड, अनुच्छेद 21 के तहत मुफ्त कानूनी कार्रवाई प्राप्त करना एक अंतर्निहित मौलिक अधिकार होगा। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। तीसरी बात है, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत गठित नालसा एक संवैधानिक निकाय होगा। तीसरी बात गलत है, क्योंकि नालसा जो है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एक वैधानिक निकाय है, क्योंकि स्टेचुटरी बॉडी है, क्योंकि यहाँ पर ये इसका गठन संसद के एक अधिनियम के तहत किया गया था 1987, ठीक है। जो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, इसलिए गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? गलत है। ओनली 2 करेक्ट है। 14 का आंसर केवल 2, मतलब केवल 2 सही है यहाँ से, एक बात, तो एक बात यहाँ से सही है। केवल 2 में मत मार देना बी, केवल 2 का मतलब हो जाएगा 2 स्टेटमेंट। इन तीनों कथनों में एक कथन यहाँ से सही है 2 नंबर का, ठीक है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के कथन ध्यान से आपको सॉल्व करना है। 15 नंबर क्वेश्चन है, संस्थागत संरचना नालसा और SLSA और DLSA विधिक सेवा प्राधिकरण की संरचना के संबंध में विचार करना है। प्राधिकरण पदेन और यहाँ पर इनके एक्स ऑफिसियो जो हेड होते हैं कौन कौन होंगे, देखते हैं। पहला है राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण नालसा, इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे। पहली बात 15 नंबर का यहाँ से स्टेटमेंट करेक्ट है, सही है। दूसरा, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ये संबंधित राज्य के राज्यपाल होंगे। सेकेंड बात गलत, क्योंकि राज्य विधि जो सेवा प्राधिकरण है इसका पदेन अध्यक्ष संबंधित उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है। राज्यपाल केवल इसकी स्थापना हेतु भूमिका निभाता है, वो इसके अध्यक्ष नहीं होता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण DLSA जिला न्यायाधीश, तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि जिला स्तर पर DLSA का नेतृत्व जिला न्यायाधीश डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा किया जाता है, करेक्ट है। 1 और 3 सही है, 2 बातें सही है। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन है, हालिया सुधार और कानून पहले, देखते हैं इसको। भारत में न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सरकारी पहलों के संबंध में विचार करना है। दिशा कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में न्याय वितरण प्रणाली के लिए नवीन समाधान डिजाइन करना होगा। पहली बात। 16 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में उन अभियुक्तों को राज्य के खर्च पर कानूनी सहायता देने का प्रावधान किया जिनके पास साधन नहीं होते हैं, करेक्ट बात है। तीसरा, न्याय मित्र कार्यक्रम का उद्देश्य विशेष रूप से जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों के कानूनी परामर्श देना होगा। तीसरी बात गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर न्याय मित्र जो होता है ये कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जेलों में बंद कैदी नहीं, बल्कि यहाँ पर अदालतों में 10 साल से अधिक पुराने लंबित मामले के निपटाने में सहायता करना, यह सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारों की मदद लेता है। आंसर क्या होगा? 1 2 करेक्ट है, तीसरी बात यहाँ से गलत हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, निःशुल्क विधिक सहायता फ्री लीगल एड, उसके बारे में भारत में कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत विचार करना है। सभी महिलाएं और बच्चे उनकी आय ये सामाजिक स्थिति पर ध्यान दिए बिना मुफ्त कानूनी सेवाएं के पात्र होंगे। पहली बात 17 का पहला यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, एक औद्योगिक कामगार को कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए अपनी वार्षिक आय का प्रमाण देना अनिवार्य होगा। सेकेंड बात यहाँ से ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर औद्योगिक कामगार को भी यहाँ पर आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है, ये सीधे इस सहायता के पात्र माने जाएंगे। तीसरी बात है, उच्चतम न्यायालय के समक्ष मामलों में मुफ्त कानूनी सहायता के लिए जो आय सीमा 5 लाख रुपए वार्षिक निर्धारित होगी, ये बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर 1 से 3 लाख के बीच यहाँ पर हो सकती थी जो निचली अदालतों की सीमा अलग अलग राज्यों में, ठीक है। और यहाँ से उच्चतम न्यायालय में विधिक सेवा के लिए समक्ष मामले जो है उसके वर्तमान में आय सीमा 5 लाख रुपए वार्षिक होगी। तो ये सब पॉइंट याद रखना है। आंसर 1 और 3 करेक्ट है। 17 का आंसर 1 और 3 तो बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18, वैकल्पिक विवाद समाधान के बारे में विचार करना। ADR देखते हैं इसमें। ADR का प्रकार और यहाँ पर प्रकृति और विशेषता इसके दे रखा है। पहला है ये बोला मध्यस्थम जो होता है ये कानूनी रूप से बाध्यकारी होता है, मतलब इसका निर्णय पंचायत पक्षों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होगा। पहली बात मध्यस्थता का है ना, तो पहली बात क्या होगी? 18 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है मध्यस्थता जो होता है ये एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है जहाँ तटस्थ पक्ष केवल चर्चा सुगम बनती है, ठीक है। सेकेंड बात यहाँ से ये
करेक्ट है भी। तीसरी बात है सुलह, मध्यस्थम, मध्यस्थता और सुलह, सुलह होता तीसरा पक्ष सक्रिय रूप से समझौते विकल्प साझा कर सकता है। तीसरी बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, तीनों करेक्ट है। आंसर यहाँ से सभी तीनों सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। मध्यस्थता अधिनियम 2023 के संबंध में विचार करना है। पहली बात है यह अधिनियम भारत के प्री लिटिगेशन मध्यस्थता मुकदमे से पहले मध्यस्थता के कुछ विशिष्ट मामलों के लिए अनिवार्य बनाता है। पहली बात 19 का पहला करेक्ट है। दूसरा, मध्यस्थता माध्यम से हुए समझौते को कोर्ट की डिक्री के समान ही लागू किया जा सकता है। सेकेंड बात भी करेक्ट होगा, ठीक है। तीसरा, यह अधिनियम केवल घरेलू विवादों पर लागू होता है और इसमें अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता शामिल नहीं होती है। यह बात गलत है क्योंकि यहाँ पर यह अधिनियम में केवल घरेलू विवादों तक सीमित नहीं बल्कि यहाँ पर उनमें अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और मामलों पर भी यहाँ पर कानून जो यहाँ पर भारत में संचालित किए जा रहे हैं वो भी होते हैं। तो गलत हो जाएगा, 1 2 करेक्ट है। क्वेश्चन 20, मध्यस्थम निर्णय संशोधन मॉडिफिकेशन, यहाँ पर जो संशोधन है उसके बारे में ये बोला पहला कि इसमें क्वेश्चन और भी फिर से बोलते हैं टॉपिक पे। मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 के तहत मध्यस्थम निर्णय को संशोधित करने के लिए न्यायालय की शक्तियों के संबंध में विचार करना है। उच्चतम न्यायालय के अनुसार न्यायालय के पास मध्यस्थम निर्णय संशोधन करने की असीमित शक्तियाँ होती हैं। पहली बात 20 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर उच्चतम न्यायालय, ठीक है, उच्चतम न्यायालय जैसे NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाम हकीम मामला जो था उससे स्पष्ट किया था कि यहाँ पर मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 34 के तहत न्यायालय के पास किसी पंचाट को संबोधित करने की शक्ति नहीं है। न्यायालय या तो पंचाट को बरकरार रख सकता है या उसे पूरी तरह से रद्द कर सकता है, ठीक है। तो ये बात गलत हो जाएगी। सेकेंड बात है न्यायालय किसी भी निर्णय को केवल तभी संशोधित कर सकता है जब उसके अवैध हिस्से को वैध हिस्से से अलग किया जा सके। सेकेंड बात करेक्ट है। तीसरी बात गणना संबंधी टंकण संबंधी त्रुटियों को सुधारने के लिए निर्णयों के संशोधन किया जा सकता है। तीसरी बात भी करेक्ट है। आंसर क्या होगा, 2 बातें करेक्ट है, बी यहाँ से आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, लोक अदालत को लेकर के भारत में लोक अदालत की कार्यप्रणाली और शक्तियों के संबंध में विचार करना है। लोक अदालत को वैधिक या विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 तहत संवैधानिक दर्जा प्राप्त होता है। पहली बात 21 का ऐसे गलत है क्योंकि यहाँ पर जो लोक अदालत को वैधानिक दर्जा प्राप्त है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत संवैधानिक दर्जा नहीं होगा, गलत होगा। सेकेंड बात है लोक अदालतों ने अपनी कार्रवाई के दौरान भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के प्रावधानों को पालन करने के लिए बाध्य हैं। सेकेंड बात गलत होगा क्योंकि यहाँ पर लोक अदालतें अपनी प्रक्रिया तय करने के लिए स्वतंत्र हैं, बाध्य नहीं है। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम नागरिक प्रक्रिया संहिता की तकनीकी नियमों से बाध्य नहीं होंगी। ये केवल प्राकृतिक न्याय और जो समानता होती है उसके सिद्धांतों पर काम करती है। ये भी गलत हो गया। तीसरा, लोक अदालत द्वारा दिए गए निर्णय अंतिम होता है और इसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अंतिम अपील नहीं कर सकते हैं, करेक्ट है। चौथा, लोक अदालतें केवल उन्हीं मामलों में विचार कर सकती हैं जो पहले से ही न्यायालय में लंबित होंगे। चौथी बात गलत है क्योंकि लोक अदालतें न केवल लंबित मामलों को देख सकती हैं बल्कि यहाँ पर उन मामलों में भी ले सकती हैं जो अभी तक किसी अदालत में नहीं पहुंचे हैं, ठीक है। तो ये बात गलत हो जाएगी। ओनली तीसरा करेक्ट है। आंसर क्या होगा, बी करेक्ट आंसर है, बी। क्वेश्चन 22, विलय का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर, उसके बारे में विलय के सिद्धांत के संबंध में विचार करना है कि कौन सा कथन सबसे सटीक इसकी व्याख्या करता है। देखो जो आंसर हो जाएगा विलय का, उसका आंसर हो जाएगा यहाँ से 22 का सही आंसर विलय का सिद्धांत बी। जब एक उच्चतम न्यायालय किसी अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पुष्टि संशोधन करता है तो निचली अदालत का आदेश उच्चतम न्यायालय के आदेश में समाहित हो जाता है। बी क्या होगा यहाँ से सही आंसर होगा इसका, ठीक है। आगे आते हैं। यह सिद्धांत न्यायिक पदानुक्रम जो होता है उसकी गरिमा बनाए रखता है और इसका मतलब होता है कि एक बार सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी मामले में फैसला सुना देता है तो निचली अदालत का अस्तित्व खत्म नहीं होता है बल्कि यहाँ पर उसका आदेश को उच्च न्यायालय के आदेश का हिस्सा बन जाता है और अब केवल उच्च न्यायालय के आदेश को ही यहाँ पर प्रभावी माना जाएगा। बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है विधिक संस्थान और पहले, इसको लेकर के क्वेश्चन है, देखते हैं। इसमें बोले पहल सिद्धांत और संबंधित राज्य। पहली बात है 23 का यहाँ पे ऑनलाइन स्थायी रोक अदालत केरल, पहली बात करेक्ट है। दूसरा, ओछी माजूस कॉन्टिनेंट इन से माइनस निर्णयों का संशोधन, सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। इसका अर्थ है कि अधिक कम समाहित है, मतलब कहने का कि
जो एक लैटिन कानूनी सिद्धांत है जिसका अर्थ होता है कि अधिक में कम समाहित होना, और यह अवसर निर्णय के संशोधन के क्षेत्राधिकार को व्याख्या का उपयोग करता है। सही बात है। तीसरी बात है प्रथम लोक अदालत गुजरात। तीसरी बात भी करेक्ट है क्योंकि भारत की प्रथम लोक अदालत गुजरात में आयोजन 1982 में जूनागढ़ में किया गया था। चौथी बात है विलय का सिद्धांत, पदानुक्रम की गरिमा बनाए रखना। यह भी बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, सभी करेक्ट है। आंसर यहाँ से डी, चारों का करेक्ट हो जाएंगे। 23 का डी। 24 E0 FIR के बारे में विचार करना है। देखते हैं इसको। पहला E0 FIR का पहला उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य होगा साइबर वित्तीय अपराधों की शिकायतें दर्ज करना, आसान बनाना और उन पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, कोई शिकायतकर्ता राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर 10 लाख रुपए से अधिक के वित्तीय नुकसान की रिपोर्ट करता है तो दिल्ली के ई क्राइम पुलिस स्टेशन में स्वतः E0 FIR दर्ज हो जाएगी। सेकेंड बात करेक्ट है। दोनों बात एकदम सही है। आंसर सी यहाँ से करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है। टॉपिक 5 यहाँ से स्टार्ट होता है 25 क्वेश्चन से निर्वाचन को। ठीक है, निर्वाचन से यहाँ पर टॉपिक है, क्वेश्चन है निर्वाचन आयोग की संरचना और अधिदेश को लेकर के भारत निर्वाचन आयोग के संबंध में विचार करना है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति, सेवा की शर्तें और पदावधि अधिनियम 2023 निर्वाचन आयुक्तों के कार्यकाल और सेवा शर्तों के विनियमन करेगी। पहली बात 25 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, संविधान का अनुच्छेद 324(1) निर्वाचन आयोग को पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति प्रदान करता है। सेकेंड बात गलत होगी क्योंकि यहाँ पर जो अनुच्छेद 324(1) केवल संसद और राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव का अधीक्षण करता है। पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग जो होती है उसके द्वारा की जाती है 243(k) और 243(z)(a) के तहत। ये बात गलत हो जाएगी। आंसर 1 करेक्ट है यहाँ से। ठीक है, तो क्या होगा 25 का करेक्ट आंसर ए। 26 है, 26 नंबर क्वेश्चन है निर्वाचन सुधार और महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, उसको लेकर के क्वेश्चन है। निर्णय पहल और इनके क्या उद्देश्य होंगे देखते हैं। पहली बात है लिली थॉमस बनाम भारत संघ दोषी सांसदों को विधायकों को तत्काल अयोग्यता। पहली बात करेक्ट है, सही बोला है। दूसरा, स्वीप कार्यक्रम में स्वीप कार्यक्रम जो होता है ये राजनीतिक दलों को चंदा देने की प्रक्रिया में पारदर्शिता होगी। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर जो स्वीप है ये इसका संबंध चंदे से नहीं बल्कि यहाँ पर मतदाता शिक्षा और जागरूकता से होगा ताकि मतदान का प्रतिशत बढ़ाया जा सके और चंदे में पारदर्शिता के लिए हाल ही में इलेक्टोरल बॉन्ड चर्चा में था, है ना, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरी बात है PUCL बनाम भारत संघ EVM नोटा विकल्प की शुरुआत। तीसरी बात करेक्ट है। आंसर क्या होगा 1 और 3 करेक्ट है। आंसर 2 बातें इसकी सही हो जाएंगी बी। 26 का सही आंसर है। 27 है मतदाता अधिकार और उनकी नई सुविधाएं। निर्वाचन आयोग द्वारा हाल ही में उठाए गए कदमों के संबंध में विचार करना है। होम वोटिंग की सुविधा 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और 40% से अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति के लिए उपलब्ध कराई गई है। पहली बात 27 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। होम वोटिंग की सुविधा 85 वर्ष से अधिक आयु और वरिष्ठ नागरिकों के 40% अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए उपलब्ध कराई गई, बात सही है। सेकेंड, ADR बनाम भारत संघ 2002 के निर्णय के अनुसार उम्मीदवार के लिए अपने आपराधिक और वित्तीय विवरणों का खुलासा करना होगा। अब एक वैधानिक अधिकार की बजाय एक मूल अधिकार के तहत आएगा। इंपॉर्टेंट बात है बहुत ये, ठीक है, और सही भी है। दोनों बातें सही है। 27 का 1, 2 दोनों करेक्ट है। 28 नंबर है पंजीकरण गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में। देखते हैं इसको। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29 के तहत भारत निर्वाचन आयोग ECI के पास किसी राजनीतिक दल का पंजीकरण रद्द करने का स्पष्ट वैधानिक अधिकार होता है। पहली बात 28 का यहाँ से गलत होगा क्योंकि यहाँ पर ये एक बहुत बारीक तकनीकी बिंदु जिससे यहाँ पर लेकर के कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है 1951 की धारा 29A निर्वाचन आयोग को दलों को और पंजीकृत करने की शक्ति देती है लेकिन पंजीकरण रद्द करने का स्पष्ट आधारित अधिकार नहीं देती है। इंपॉर्टेंट बात है बहुत ये, ठीक है, गलत है। सेकेंड बात है यदि कोई पंजीकृत नागरिक दल लगातार 6 वर्षों से चुनाव नहीं लड़ता है तो उसे निर्वाचन आयोग द्वारा डिलिस्ट सूची से हटाना किया जाएगा। ठीक है, मतलब डिलिस्ट जो होती है उसमें किया जा सकता है या फिर सूची से हटा सकते हैं इसको। सेकेंड बात क्या होगी यहाँ से करेक्ट है। ओनली 2 करेक्ट है। बी यहाँ से क्या होगा, आंसर होगा 28 का। 29 मान्यता प्राप्त बनाम गैर मान्यता प्राप्त दल। पहली बात है क्वेश्चन यहाँ से बोल रहा है जो राजनीतिक दल है इसको मिलने वाली सुविधाओं के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। पहला यहाँ पर है किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के उम्मीदवार को
नामांकन के लिए केवल एक प्रस्तावक की आवश्यकता होती है, जबकि RUPP जो यहाँ पर है इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? देखो RUPP जो है इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर जो प्रस्तावक 10 है वो अनिवार्य होंगे। तो देखो पहली बात यहाँ से जो है ये करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। मान्यता प्राप्त बनाम गैर मान्यता प्राप्त डालें उसको लेकर के, तो पहली बात यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। RUPP या निर्दलीय उम्मीदवार बोल सकते हैं, है ना। तो ये बात सही हो जाएगी। सेकेंड बात है, स्टार प्रचारकों की संख्या में मामले में मान्यता प्राप्त दलों को, जो मान्यता प्राप्त दल होते हैं इनको अधिकतम 40 और रूप मतलब निर्दलीय जो होते हैं उनको अधिकतम 20 स्टार प्रचारक रखने की अनुमति होती है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। RUPP मतलब जो आपके निर्दलीय होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। दोनों बातें क्या हैं? करेक्ट है, जबकि मान्यता प्राप्त या मतलब ये गैर मान्यता प्राप्त बोल सकते हो या निर्दलीय बोल सकते हो, है ना। तो दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है। आंसर 29 का सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, विशेष गहन पुनरीक्षण के बारे में विचार करना है। SIR मतलब विशेष गहन पुनरीक्षण संविधान के अनुच्छेद 324 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21 के तहत कानूनी मान्यता प्राप्त होगी। पहली बात 30 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ये एक डोर टू डोर सत्यापन प्रक्रिया है जो 1951 से अब तक प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर नियमित रूप से आयोजित की जाती रही है। सेकेंड बात गलत होगी, क्योंकि जो SIR है ये कोई नियमित प्रत्येक 5 वर्ष से आने वाली प्रक्रिया नहीं है। समानता जो सरसरी पुनरीक्षण है, ठीक है, ये समरी जो पुनरीक्षण होती है इसमें हर साल होती है, लेकिन यहाँ पर ये गहन पुनरीक्षण की बात कर रहा है तब केवल तभी यहाँ पर किया जाता है जब आयोग उसे को लगे कि जो मतदान है सूची में बहुत अधिक विसंगतियाँ देखी जा रही हैं, ये किसी क्षेत्र की जनसंख्यिकी में बड़ा बदलाव देखा जा रहा है तो ही यहाँ पर कर सकता है। तो दूसरी बात यहाँ से गलत होगी, ठीक है। पहली बात करेक्ट है, आंसर एक यहाँ से सही है। 31 है, निर्वाचन नामावली के मतदान अधिकार के संबंध में विचार करना है। संविधान के अनुच्छेद 326 और जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 की धारा 19 के तहत मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से गलत, क्योंकि यहाँ पर यद्यपि 18 वर्ष, लेकिन यहाँ पर मतदान की आयु का उल्लेख जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में नहीं है, बल्कि यहाँ पर जनप्रतिनिधि अधिनियम में 1950 की धारा 19 में होगा। तो ये बात गलत हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर फिर से बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो आयु जो 18 वर्ष तो है, लेकिन यहाँ पर मतदान की आयु का उल्लेख जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में नहीं की गई है, ठीक है। आगे आते हैं, दूसरी बात है, दूसरा बोला है पहला गलत हो गया। मूल संविधान की मतदान की आयु 18 वर्ष थी, जिसे 60वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1988 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया। ये भी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर यह कथन उल्टा दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर मूल संविधान में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई 61वें संविधान संशोधन में, ठीक है, 1988 द्वारा, बल्कि 18 से 21 नहीं कर दी गई है। तो याद रखना है, गलत हो जाएगी, दोनों बातें गलत है। आंसर डी। 32 मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की प्रक्रिया। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त जो हैं नियुक्ति सेवा शर्तें पदावधि अधिनियम 2023 के संबंध में विचार करना है। पहली बात है, चयन समिति द्वारा सिफारिश किए गए नामों में राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को मुख्य निर्वाचन आयुक्त चुनाव या नियुक्त घोषित कर सकता है, भले ही उसका नाम खोज समिति की सूची में ना हो। पहली बात 32 का यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड, चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI शामिल होते हैं। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर सबसे विवादास्पद यहाँ पर जो बात बताई जा रही है बदलाव है कि चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और एक कैबिनेट मंत्री द्वारा नामित होता है, ठीक है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश को शामिल नहीं किया जाता है, जबकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अनूप बर्नवाल केस में CJI को रखने का सुझाव दिया गया था। तो ये बात गलत हो जाएगी। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकता किस केस में यहाँ पर रखने का सुझाव दिया गया था, है ना, तो याद रखना है। 1 सही है और 2 नहीं सही है। तीसरा होगा यहाँ से, यदि चयन समिति की में कोई पद रिक्त है तो भी इसके द्वारा की गई नियुक्तियां अवैध नहीं मानी जाएंगी। तीसरी बात करेक्ट है। आंसर 1 और 3 सही होगा, तो 2 बातें सही हैं भी। क्वेश्चन नंबर 33 है, CEC और ECS के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसके सेवा और निष्कासन शर्तों के संबंध में। प्रश्न है, भारत के निर्वाचन आयोग ECI के कार्यप्रणाली स्वायत्तता के संबंध में विचार करना है। मुख्य निर्वाचन या मुख्य चुनाव आयुक्त CEC और अन्य चुनाव आयुक्त ECS को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया पूरे आधार जो होता है पूरी तरह से समान होती है। पहली बात यहाँ से जो है 33 का जो पहला स्टेटमेंट हो जाएगा यहाँ से गलत होगा, ठीक है। पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर जो CEC होता है इसको पद
से केवल उसी रीति रिवाज से हटा जा सकता है जिसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को संसद द्वारा महाभियोग जैसी प्रक्रिया से। लेकिन अन्य चुनाव आयुक्तों को हटाने के लिए ऐसी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें सीईसी की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। सीईसी मतलब समझ रहे हो ना, जो चीफ इलेक्शन कमीशन, ठीक है। यानी सुरक्षा के मामले में सीईसी का पद ईसी से अधिक मजबूत है। इंपॉर्टेंट बात है बहुत, ठीक है, याद रखना है आपको, तो इस बात से गलत हो जाएगी। सेकेंड बात है 2023 का अधिनियम सीईसी और ईसीएस के उनके आधिकारिक कर्तव्यों को निर्वहन के दौरान की गई किसी भी कार्रवाई के लिए नागरिक या आपराधिक कार्रवाई की सुरक्षा प्रदान करता है। सेकेंड बात करेक्ट है। तीसरा, एक चुनाव आयुक्त ईसी इलेक्शन कमीशन का कुल कार्यकाल यदि उसे बाद में मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है तो वह पदभार ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता है। तीसरी बात करेक्ट है, एकदम सही बात है। आंसर क्या होगा, क्योंकि चाहे वो पहले ईसी बने और या बाद में सीईसी बने, है ना, तो यहाँ पर जो आयु सीमा है वो 6 वर्ष से अधिक नहीं रह सकती है, ठीक है। आयु 65 वर्ष। तो तीसरी बात करेक्ट है और दूसरा करेक्ट था, पहला गलत है ना। तो आंसर क्या होगा, आंसर पूछे गलत कौन सा है, तो एक गलत है। क्वेश्चन 34, ECINET डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में विचार करना है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के संबंध में विचार करना है। ECINET ये मतदान केंद्र या मतदान के दिन प्रतिशत की वास्तविक समय रियल टाइम रिपोर्टिंग के लिए एक वन स्टॉप प्लेटफॉर्म होता है। पहली बात 34 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो ECINET जो है ECINET है ना, ये मुख्य रूप से चुनाव आयोग का एक आंतरिक संचार नेटवर्क प्रबंधन प्लेटफॉर्म है। ये चुनाव अधिकारियों के बीच संचार को सुगम बनाना, नामांकन डेटा को प्रबंधन करना और रिपोर्टिंग करना, उसके लिए मतदान के दिन वास्तविक समय के मतदान के प्रतिशत को रिपोर्टिंग के लिए आयोग वोटर टर्नआउट ऐप का प्रयोग करता है, ठीक है, ना कि इसका, तो गलत होगा। सेकेंड बात है, इसके माध्यम से चुनाव परिणाम घोषित होने के 72 घंटों के भीतर इंडेक्स कार्ड प्रकाशित किया जाता है। एक संवैधानिक रिपोर्ट होगी है, सांविधिक रिपोर्ट होगी है। सेकेंड बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इसका परिणाम घोषित होने के बाद निर्वाचन अधिकारी द्वारा इंडेक्स कार्ड जो होता है वो तैयार किया जाता है और एक महत्वपूर्ण सांख्यिकी रिपोर्ट जिसमें यहाँ पर चुनाव सभी के प्रमुख आंकड़े होते हैं, ठीक है, और इसके माध्यम से इसे डिजिटल रूप में प्रकाशित करना अनिवार्य होता है ताकि डेटा की सटीकता बनी रहे। ये इसका काम होता है, किसका, ECINET का, ECNET ऐसा मान सकते हो। तो सिर्फ दूसरा करेक्ट है, बी आंसर होगा। 35 है डाक मतपत्र पोस्ट जो है उसके बारे में विचार करते हैं। भारत में डाक मतपत्र प्रणाली के संबंध में विचार करना है। ये प्रणाली मुख्य रूप से चुनाव संचालन नियम 1961 और लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में शामिल होती है, द्वारा शासित होती है। पहली बात 35 का पहला करेक्ट है। सेकंड, डाक मतपत्र की गणना अनिवार्य रूप से ईवीएम के मतों की गणना से शुरू होने से पहले पूरी हो जानी चाहिए। सेकंड बात गलत, क्योंकि यहाँ पर नियमों के अनुसार डाक मतपत्र की गणना सबसे पहले शुरू की जानी चाहिए या की जाती है। हालांकि ये अनिवार्य नहीं है कि ईवीएम की गणना शुरू होने से पहले डाक मतपत्र की गिनती पूरी हो जाए, ठीक है, गणना के साथ साथ चल सकती है, लेकिन शुरुआत डाक मतपत्र से ही पहले होती है। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। तो सेकंड गलत हो जाएगा, पहला करेक्ट है, यहाँ से आंसर है। 36 डाक मतपत्र पात्रता के बारे में। भारत में डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान की पात्रता के विचार करना है। केवल सशस्त्र बलों के सदस्य और राज्य के बाहर तैनात पुलिसकर्मी ही सेवा मतदाता के सर्विस ग्रुप में डाक मतपत्र के पात्र हो सकते हैं। पहली बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर सेवा मतदाता सर्विस वोटर्स में केवल सशस्त्र बल ही नहीं बल्कि यहाँ पर सीमा सुरक्षा बल, BSF, CRPF आदि विदेश में तैनात कुछ यहाँ पर भारतीय सरकारी जो कर्मचारी हैं उनकी भी यहाँ पर पत्नियाँ भी शामिल हैं। केवल राज्य के ही बाहर होना आधार नहीं होगा बल्कि यहाँ पर पद का स्वरूप आधार होता है, तो ये बात गलत हो जाएगी। सेकेंड बात 85 वर्ष आयु से अधिक वरिष्ठ नागरिक, 40% से अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति अनुपस्थित मतदान की श्रेणी से डाक मतपत्र का विकल्प चुन सकते हैं। ये बात करेक्ट है, सही है। तीसरी बात है निवारण निरोध प्रिवेंशन डिटेक्शन के तहत हिरासत में ले गए व्यक्ति चुनाव में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होते हैं। ये बात करेक्ट है। चौथी बात है चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारी जैसे पीठासीन अधिकारी और पोलिंग एजेंट डाक मतपत्र का उपयोग कर सकते हैं। ये बात करेक्ट है, सही बात है। आंसर क्या होगा, 2, 3, 4 करेक्ट है। पहली बात यहाँ से गलत थी, तो C 36 का C या B क्या है देखते हैं। 3 होगा तो C है ना, करेक्ट होगा। यहाँ से टॉपिक 6 स्टार्ट है केंद्र राज्य संबंध 37 क्वेश्चन से देखते हैं। 37 है केंद्र राज्य संबंध और 7वें सूची के बारे में विचार करना है, देखते हैं। पहला है संविधान के अनुच्छेद 246 संसद और राज्य विधानमंडल को यहाँ पर 7वीं सूचीबद्ध विषयों पर विधायी शक्तियाँ प्रदान करता है, जिसमें वर्तमान में राज्य सूची के संघ सूची की तुलना में अधिक प्रविष्टियाँ हैं। पहली बात 37 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वर्तमान में संघ सूची यूनियन लिस्ट में
100 प्रविष्टियाँ, जबकि यहाँ पर राज्य सूची स्टेट लिस्ट में केवल 61 प्रविष्टियाँ हैं। अतः यहाँ पर संघ सूची बड़ी है और मूलतः संघ सूची में 97 और राज्य सूची में 66 विषय थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। पहला गलत। 7वीं सूची की सूचियों में परिवर्तित करने वाला कोई भी संवैधानिक संशोधन संसद के विशेष बहुमत द्वारा, इसके अलावा कम से कम आधे राज्य में विधानमंडलों के अनुसमर्थन के बाद भी प्रभावी हो सकता है। सेकेंड बात करेक्ट है। तीसरी बात है, अनुच्छेद 252 के अंतर्गत यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों की सहमति से संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सके तो ऐसा कानून केवल उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जिनको यहाँ पर उनकी मांग की है ना, जिन्होंने उनकी मांग की, हालांकि ये अन्य राज्य में भी बाद में अपना अन्य राज्य भी यहाँ पर बाद में से अपना सकते हैं। तीसरी बात करेक्ट हो जाएगी। आंसर 2 और 3 करेक्ट है, पहली बात गलत हो जाएगी इसकी। क्वेश्चन आगे आते हैं 38 संघीय प्रावधान को लेकर के क्वेश्चन, संघीय प्रावधान और राज्य केंद्र समन्वय के निकास को लेकर के। भारत के संघीय ढांचे और केंद्र राज्य संबंध को सुगम बनाने के लिए यहाँ पर पहल के बारे में विचार करना है। इसे अनुच्छेद 253 के तहत संसद के किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते को लागू करने के लिए राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है और इसके लिए राज्य की पूर्व सहमति अनिवार्य होगी। पहली बात 38 का पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल 253 संसद को असाधारण शक्ति देता है, साधारण नहीं असाधारण शक्ति देता है, और अंतर्राष्ट्रीय जो संधि होती है उसको लागू करने के लिए संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है और इसके लिए राज्यों की सहमति कोई आवश्यकता नहीं होती, जैसे ट्रिप्स है ना, समझौता था उसको लेकर के, TRIPS। सेकेंड बात है, क्षेत्रीय परिषदें जोनल काउंसिल संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत स्थापित सांविधिक निकाय हैं जिनका उद्देश्य राज्यों के बीच समन्वय को बढ़ावा देना होगा। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी 38 की गलत हो जाएगी, क्योंकि क्षेत्रीय परिषदें जोनल काउंसिल सांविधिक निकाय स्टेचुरी बॉडी, क्योंकि इनकी स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत हुई थी, न कि संवैधानिक है। दोनों गलत हैं। तीसरा, GST परिषद एक सांविधिक निकाय है जिसकी स्थापना अनुच्छेद 279A के तहत की गई थी, जहाँ केंद्र राज्य मिलकर नीति का निर्माण करते हैं। तीसरी बात यहाँ से जो है ये करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, आंसर क्या है, तीसरे का आंसर जो हो जाएगा ये बस है, क्योंकि यहाँ पर 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 279 के तहत यहाँ पर GST परिषद गठन किया गया, तो ये एक सांविधिक निकाय है जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। आंसर ओनली तीसरा करेक्ट है, सी यहाँ से आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं 39 राज्य पुनर्गठन को लेकर के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया के संबंध में विचार करना है। नए राज्यों के गठन या मौजूदा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित विधेयक संसद के किसी भी सदन में केवल राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश पर ही पेश कर सकते हैं। पहली बात 39 का करेक्ट है। सेकेंड बात है, संसद नए राज्यों के निर्माण के लिए अनुच्छेद 368 के तहत विशेष बहुमत से कानून पारित कर सकती है। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 4 में स्पष्ट कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। इसलिए ऐसे विधेयकों को संसद द्वारा साधारण बहुमत में सिंपल मेजोरिटी से पारित किया जाता है, विशेष बहुमत से नहीं। सेकंड गलत हो जाएगा। तीसरा, बिरुवाड़ी यूनियन मामला 1960 के अनुसार संसद अनुच्छेद 3 के तहत किसी भारतीय क्षेत्र को किसी विदेशी क्षेत्र को सौंप सकता है। ये क्या होगा, ये तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि पर बेरुवारी मामला जो था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अनुच्छेद 3 संसद को केवल राज्यों के आंतरिक पुनर्गठन की शक्ति देता है। भारत का कोई हिस्सा विदेशी देश को सौंपने के लिए अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करना अनिवार्य है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, एक यहाँ से करेक्ट है पहला। ठीक है, बाकी दोनों गलत हैं। क्वेश्चन 40 आते हैं राजकोषीय संघवाद को लेकर के। भारत में राजकोषीय संघवाद और 15वें वित्त आयोग की सिफारिश को लेकर के क्वेश्चन है। 15वें वित्त आयोग ने विभाज्य पूल से राज्यों की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 50% करने की सिफारिश की है। पहली बात 40 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर 15वें वित्त आयोग NK सिंह की अध्यक्षता में विभाज्य पूल से राज्यों की हिस्सेदारी को 41% रखने की सिफारिश की है। इससे पहले 14वें वित्त आयोग 14 जो वित्त आयोग था उसने ये 42% किया था, और 1% की कमी जम्मू कश्मीर के लद्दाख के जो केंद्र शासित प्रदेश है उसको बनने के बाद वित्तीय प्रबंधन के लिए की गई है, और 50% का आंकड़ा ये काफ़ी अधिक है। ये बात गलत हो जाएगी। सेकेंड बात है, क्षैतिज हस्तांतरण के लिए आय अंतर का सर्वाधिक 45% भार वेटेज दिया गया है। सेकेंड बात करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो आय अंतर है इसका सबसे महत्वपूर्ण पैमाना जैसे 45% भार दिया गया। इसके अलावा अन्य पैमाने जैसे जनसंख्या उसका 15%, क्षेत्रफल 15 और जनसंख्या की प्रदर्शन 12.5। ठीक है, पारिस्थितिक 10%। राइट, तो यहाँ पर याद रखना है। सेकेंड बात करेक्ट होगी। तीसरा, अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है
जिसका गठन प्रत्येक 5 वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तीसरी बात करेक्ट है। आंसर 2 और 3 करेक्ट है, तो 40 का करेक्ट आंसर बी, 2 बात सही है। 41 राज्य के राजस्व स्रोत के बारे में विचार करना है। भारत के राज्यों के राजस्व संबंध में विचार करते हैं। पहला बोला है 41 का कि राज्यों के कर राजस्व टैक्स जो रेवेन्यू होते हैं उसमें केवल राज्य का अपना कर राजस्व शामिल होता है। पहली बात 41 का पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पर राज्यों के कर राजस्व केवल अपना कर राजस्व जीएसटी, एसजीएसटी, उत्पाद शुल्क शामिल नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर इसमें केंद्रीय करों की हिस्सेदारी जो होती है वो भी शामिल होती है, जो उन्हें वित्त आयोग की सिफारिश पर मिलती है। सेकेंड बात, सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यम से प्राप्त लाभांश और लाभ गैर कर राजस्व का एक हिस्सा होता है। सेकेंड बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर गैर कर राजस्व जो होता है इसकी प्राप्तियाँ उसमें आती हैं, ठीक है, जो करों से नहीं मिलती है। इसमें ब्याज प्राप्तियाँ, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम से प्राप्त लाभांश और विभिन्न प्रशासनिक सेवाएं जो होती हैं वो प्राप्त कुल लाभ शामिल होते हैं। सेकेंड बात सही है, पहली बात गलत हो जाएगी इसकी। क्वेश्चन नंबर 42, अंतर्राज्यीय जल विवाद समाधान। अंतर्राज्यीय जल विवाद समाधान के संबंध में संवैधानिक और वैधानिक ढांचों के संबंध में विचार करना है। पहली बात है संविधान का अनुच्छेद 262 संसद को अंतर्राष्ट्रीय नदियों के जल के संबंध में विवादों का निर्णय जो निर्णय होता है उसके लिए कानून बनाने की शक्ति रहता है। पहली बात 42 का करेक्ट है। सेकंड, जल आपूर्ति, सिंचाई और नहरें मुख्य रूप से संघ सूची के अंतर्गत आएंगी, सूची 1। सेकंड बात क्या होगी, 42 का सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जल आपूर्ति, सिंचाई और नहरें मुख्य रूप से राज्य सूची प्रविष्टि 17 के अंतर्गत आती हैं। हालांकि अंतर्राज्यीय नदी का विनियमन और विकास संघ सूची के अंतर्गत आता है यदि संसद इसे सार्वजनिक हित में घोषित करे तो। सेकंड गलत हो गया। तीसरा, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत केंद्र सरकार किसी राज्य के अनुरोध पर जल विवाद अधिकरण का गठन कर सकती है। तीसरी बात करेक्ट है। आंसर 1 और 3 सही है, तो बी बात से करेक्ट है 2। 43, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद के संबंध में विचार करना है, देखते हैं इसको। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद संशोधन 2019 के बारे में विचार करते हैं। ये विधेयक विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए एक विवाद समाधान समिति डीआरसी के गठन का प्रस्ताव करता है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, इसके तहत प्रत्येक विवाद के लिए अलग अलग अस्थायी अधिकरण के स्थान पर एक एकल अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिकरण की स्थापना की जाएगी। सेकंड बात यह भी करेक्ट है। तीसरा, विधेयक में अधिकरण द्वारा निर्णय देने के लिए कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तीसरी बात यहाँ से गलत, क्योंकि यहाँ पर विधेयक में निश्चित समय सीमा निर्धारित डीआरसी को 1 वर्ष या प्लस 6 महीने विस्तार करके रिपोर्ट देनी होगी। अधिकतम 2 वर्ष मान सकते हो, प्लस 1 वर्ष विस्तार करके अपना भीतर और जो अंतिम निर्णय देना होगा। तो ये बात गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा, 1 2 करेक्ट है। 43 का 1 और 2 सही हो जाएगा। 44 है जल प्रबंधन और न्यायिक क्षेत्राधिकार के बारे में। भारत में नदी बेसिन प्रबंधन और न्यायिक शक्तियों के संबंध में विचार करना है। नदी बोर्ड अधिनियम 1956 अंतर्राष्ट्रीय नदियों के विनियमन और विकास के लिए नदी बोर्ड की स्थापना का प्रावधान करता है। पहली बात करेक्ट है। सेकंड, ड्राफ्ट नदी बेसिन प्रबंधन विधेयक 2018 एकीकृत नदी बेसिन प्रबंधन के लिए एक सिद्धांत आधारित दृष्टिकोण का प्रस्ताव करता है। सेकंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट होगा। उच्चतम न्यायालय मूल अंतर्राज्यीय जल विवाद का फैसला करने का अधिकार रखता है, लेकिन वह अधिकरण के निर्णयों की व्याख्या नहीं कर सकता है। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से गलत, क्योंकि यहाँ पर अनुच्छेद 262 के तहत बनाए गए कानून कारण उच्चतम न्यायालय के पास यहाँ पर जल जो विवाद होते हैं उसमें मूल क्षेत्राधिकार नहीं होते हैं। न्यायालय अधिकरण गठन या जो प्रक्रिया होती है उससे जुड़े मामलों को सुन सकता है, लेकिन वह सीधे जल बंटवारे का फैसला नहीं कर सकता है जब तक कि अधिवक्ता या अधिकरण जो होता है उसमें निर्णय ना आ जाए। ठीक है, अधिकरण का जो निर्णय है तब तक यहाँ पर नहीं कर सकता, तो यहाँ से गलत हो जाएगी बात। आंसर 1 2 करेक्ट है। बी यहाँ से 1 और 2 आंसर होगा। क्वेश्चन लास्ट होगा यहाँ से 45, भारत में राजकोषीय संवाद के संबंध में विचार करना है। पहली बात है अनुच्छेद 270 के तहत केंद्र द्वारा अधिरोपित एकत्र किए गए कर को वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है। पहली बात 45 का पहला करेक्ट है। सेकंड, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 292 के तहत केंद्र सरकार को देश के भीतर या बाहर से उधार लेने की अनुमति देती है, जबकि यहाँ पर अनुच्छेद 293 राज्य को केवल भारत के भीतर उधार लेने तक सीमित रखता है। ये बात क्या होगी, करेक्ट है। दोनों बातें यहाँ से एकदम करेक्ट हैं। ठीक है, और 293 अगर होता, 293 जो है ये क्या होता है, जैसे 293 है ये राज्य सरकारें केवल भारत के भीतर ही उधार ले सकती हैं। इसके अलावा यदि राज्य का केंद्र का कोई पुराना कर्ज है बकाया है तो उससे पहले
नया उधार देने के लिए अनुमति लेना अनिवार्य होगा, ऐसे आप उधार नहीं ले सकते हो। ठीक है, तो ये पॉइंट थोड़ा सा याद रखना है। राइट, दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है। 45 का आंसर सी यहाँ से सही हो जाएगा। तो इस टाइप से यहाँ पर जो टॉपिक यहाँ पर थे, टॉपिक 4, 5 और 6, ये 4, 5, 6 आप जाके डीप में पहले पढ़ो। डीप में भी पढ़ लिया होगा आपने, और मैंने मैगजीन में भी कराया हुआ है PT 65 जो डीप में मतलब व्याख्या के साथ मैंने कराया हुआ है काफ़ी, तो जाके चैनल पे देख सकते हो, है ना। जो प्ले लिस्ट है वहाँ पे लिखा होगा PT 65 जो व्याख्या के साथ, यहाँ पर उसमें कुछ लिखा होगा ऐसा लिस्ट में, प्ले लिस्ट में, तो वहाँ पे देखोगे मिलेगा आपको। वो करने के बाद कैसे कैसे पढ़ना चाहिए वहाँ से, उसके बाद आप यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, तो आपको और अच्छा एकदम सटीक टॉपिक रेडी हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। ठीक है, और बाकी डेली टारगेट नहीं भूलना है, डेली टारगेट आपको रोज फॉलो करना है। वहाँ से मैं सुबह और शाम दोनों टाइम पे क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन वहाँ से छांट के करा रहा हूँ, जो प्रीलिम्स में आने की काफ़ी उम्मीद है। ठीक है, वो टॉपिक आपको कहीं नहीं मिलेंगे, जैसे कि आपका PT 65 मैगजीन है, वहाँ पे भी आपको टॉपिक को करंट के नहीं मिलेंगे शायद, देखने को देख भी सकते हो आप। राइट, तो ये सब आपको पता याद रखना है। एंड करते हैं से इसको। बाकी अभी मैं 6 बजे से फिर स्टार्ट करूँगा, जो PT 65 जो आपका डेली टारगेट है उसका MCQs होगा वो करेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।